नमस्कार दोस्तों, हम चर्चा कर रहे थे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फिज़िक्स पेपर 2018 की। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लीनियर इलेक्ट्रिक quadrupole is inversely proportional to the nth power of the distance. Here n is जो हमारा रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और जो हमारा इलेक्ट्रिक क्वाड्रोपोल जो के साथ जो होता है वो होता है हमें ये nth पावर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले जो हमारा पोटेंशियल होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्वाड्रोपोल में मींस लीनियर इलेक्ट्रिक क्वाड्रोपोल में वो होता है KQ/R3। ये होता है क्वाड्रोपोल मोमेंट मींस चार जो चार्जेस होते हैं उनकी वजह से जो हमारा पोटेंशियल होता है वो। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो पोटेंशियल जो होता है हमारा उसका V/R टाइम्स होता है। इस केस में जो हमारा क्वाड्रोपोल होगा जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करेगा वो होगा V/, जैसे हम V की वैल्यू पुट कर दें, अगर हम नेक्स्ट ये देखें E इज़ प्रोपोर्शनल टू V की वैल्यू है KQ/R3 इंटू R। तो हमारा जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फोर्थ पावर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के। जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो 4 हो जाएगी। ये nth पावर डिस्टेंस पूछा है ना, 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द क्लासिकल रेडियस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय R इक्वल्स टू A टाइम्स ऑफ E²/m0c²। हेयर वैल्यू ऑफ A इज कांस्टेंट A की वैल्यू पूछी है। तो सबसे पहले हमें ये रिलेशन पता होना चाहिए कि जो क्लासिकल रेडियस है और जो हमारी एनर्जी है, टोटल एनर्जी, वो उसमें जो रिलेशन होता है वो होता है U इक्वल्स टू 3/5 KE²/R। ये होती है हमारी क्लासिकल रेडियस। यहाँ पे हमें उसकी वैल्यू पूछी है जिसे हम स्मॉल r को यहाँ पे कैपिटल R लिख देते हैं। 3/5 KE² अपॉन जो U है वो हमारा रेस्ट मास एनर्जी के इक्वल है m0c² के। उसकी वैल्यू सिंपली हम यहाँ पे पुट कर देंगे। अगर हम इस K को ओपन करें तो ये होता है 1/4πε0। ये जो कांस्टेंट की वैल्यू होती है उसको ओपन कर देते हैं तो R इक्वल्स टू 3/5 इंटू 1/4πε0 इंटू हमारे पास कितना है E²/m0c²। जो हमारा 5 इंटू 4 3/20 टाइम्स ऑफ जो है πε0 E² इंटू m0c² हो जाएगा। तो ये हमारा जो होगा ऑप्शन से किससे मैच करता है देख लेते हैं। तो हमें A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है गाइस। तो जो A की वैल्यू है वो हमारी कितनी आ जाएगी यहाँ से, जैसे ये था A टाइम्स ऑफ A/E²/πε0 m0c²। तो 3/20 टाइम्स हो जाएगा। तो हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 3/20πε0। ये हमारा ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन, A की जो कांस्टेंट की वैल्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डाइलेक्ट्रिक स्फीयर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसका ER है इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E0। द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक स्फीयर इज गिवन बाय। इसके अंदर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये कुछ ऐसे होगा जैसे कोई हमारा डाइलेक्ट्रिक स्फीयर है तो वो किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। मान लीजिए ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है
ई नॉट जो है इसमें नाम दे रखा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट में रखा हुआ है। सो जो हमारा इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा डाइलेक्ट्रिक जो स्फीयर होगा उस पर वो कितना लगेगा, क्योंकि इस पर चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा तो इसमें जो इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा वो पोलराइजेशन की वजह से भी लगेगा, क्योंकि इस पर जो है डाइपोल्स इंड्यूस हो जाएंगे। ये हमारा जो डाइलेक्ट्रिक है उस पर कुछ डाइपोल्स हो जाएंगे जो इसके स्पेयर पे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होने की वजह से। तो ये जो ई पी है प्लस जो ई नॉट इसकी वजह से और जो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसकी डायरेक्शन हमारी क्या होगी, उसकी डायरेक्शन हमारी उल्टी हो जाएगी इसकी। तो जो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन वो हो जाएगा हमारा पी माइनस पी अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। और ई नॉट हमारा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है और हमें अब फाइंड आउट करना है तो इनसाइड इलेक्ट्रिक टोटल इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितना। तो वो हमारा आउटसाइड की वजह से भी होगा प्लस जो हमारा पोलराइजेशन है उसकी वजह से भी होगा। तो पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड सो जो ई नॉट है प्लस माइनस है इसकी वैल्यू पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट 3 एप्सिलॉन नॉट थी तो ई इनसाइड ये इतना हो जाएगा। और जो हमारा पोलराइजेशन है वो टोटल इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड पे कैसे डिपेंड करता है वो आपको मैं बता देती हूँ। P इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट इंटू सब्सेप्टिबिलिटी इंटू ई इनसाइड। ये हमारा फॉर्मूला मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, ये काफ़ी क्वेश्चंस में भी पूछा जाता है कि पोलराइजेशन और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में क्या रिलेशन होता है। मीन्स उसका फॉर्मूला अगर आपको डायरेक्ट पूछ ले तो प्लीज़ ये ध्यान में रखें। और यहाँ पे जो ये शाई है जाई ये है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी जिसकी वैल्यू होती है हमारी जो जिसका रिलेशन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ई आर के साथ ये होता है ई आर माइनस 1 इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी ड्यू टू डाइपोल्स। तो ये हमारी ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू है। अब ये वैल्यू हम P की इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो हम पुट करें तो हमारा जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी ई नॉट माइनस एप्सिलॉन नॉट साई इंटू ई ड्यू टू इनसाइड अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट नीचे था तो एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया और ये हम जो टर्म है पूरी ये इस साइड में शिफ्ट कर देते हैं जिसकी वजह से हम ई इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको कॉमन ले लेते हैं। तो हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास बचता है 1 प्लस जाई ई तो आ गया कॉमन अपॉन 3 सिंपली 3 बच जाएगा। सो यहाँ पे ये आ गया और ये है ई नॉट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। सो जो ई इनसाइड आ जाएगा हमारा वो कितना आ जाएगा 3 प्लस ये तो 3 तो मल्टीप्लाई हो जाएगा इसको ई नॉट के साथ 3 ई नॉट अपॉन 3 प्लस ससेप्टिबिलिटी। सो ये हमारी वैल्यू आ गई। अब इसमें हम पुट कर देंगे ससेप्टिबिलिटी जो हमें रिलेशन पता है ई आर डाइलेक्ट्रिक फील्ड -1 ये हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो हमें जो वैल्यू मिलेगी इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वो हो जाएगी 3 अपॉन ई नॉट कितना है 3 प्लस कितना हो जाएगा ई आर -1 तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी 3 ई नॉट अपॉन 2 प्लस ई सब आर मीन्स डाइलेक्ट्रिक। तो ये आ गया हमारा रिलेशन। तो इसमें जो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा वो कितना होगा 3 अपॉन ई आर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ई नॉट। थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द करेक्ट क्लॉसियस-मोसर्टी रिलेशन इज ये जो रिलेशन है ये हमें जो बताता है ये एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी और जो हमारा ये ससेप्टिबिलिटी है ड्यू टू डाइपोल है इनके बीच में रिलेशन बताता है। और इसमें क्या होता है इस केस में कि जो दो
कंडक्टिंग प्लेट्स हैं जिन पे चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा है, उनके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक रख दिया जाता है, डाइलेक्ट्रिक स्फीयर, और ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है। तो इसके ऊपर जो टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैं आपको फाइनल बता रही हूँ वो कुछ कैलकुलेशन की वजह से आएगा। जैसे ये प्लेट्स हैं, इसकी वजह से सिग्मा फ्री अपॉन एप्सिलॉन नॉट जो होगा वो आएगा, और जो पोलराइजेशन होगी उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, और जो इनसाइड इसकी वजह से इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ज़ीरो होगा। सो जो मैं टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे निकल के आता है वो आता है ई, जो लोकल इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे ई प्लस पी अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, और ये जो ई है हमारा ये हो जाता है, ये सिग्मा फ्री अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, ये वाला ई। तो ये हमारी पूरी कैलकुलेशन करने के बाद पूरा लोकल इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आता है। और जो हम रिलेशन होता है हमारा एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी और इसमें डायपोल मोमेंट में, वो होता है जैसे स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करते हैं हम डायपोल मोमेंट को, इज़ इक्वल्स टू अल्फ़ा जो है ये एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी इनटू लोकल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये होता है हमारा, और डायपोल मोमेंट को हम पोलराइजेशन की टर्म्स में लिखते हैं। तो पोलराइजेशन हमारा जो होता है n टाइम्स ऑफ डायपोल मोमेंट हो जाता है। यहाँ पे n नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम है, तो n नंबर ऑफ एटम्स के लिए इतना हो जाता है। तो ये जो हमारा पोलराइजेशन कैपिटल P है वो हो जाएगा n अल्फ़ा EL, ये रिलेशन हो जाएगा हमारा। और हम लोकल इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने निकाला है वो हो जाता है पोलराइजेशन n अल्फ़ा 1 प्लस P अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ये आप डाइलेक्ट्रिक का उल्टा मतलब उससे मत लीजिएगा, ये हमने पूरा ये वैल्यू डिराइव करके आती है, यहाँ पे ई आएगा प्लस में, सो ये वैल्यू आ जाएगी। फिर हम इस जो टर्म को इधर शिफ्ट करें लेफ़्ट साइड में, तो हमें जो मिलेगा वो मिलेगा 1 माइनस 1 n अल्फ़ा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू n अल्फ़ा ई, ये मिल जाएगी वैल्यू। फिर इसके बाद हम इसे P को लिखना चाहें पोलराइजेशन को, तो वो कितना हो जाएगा n अल्फ़ा E अपॉन 1 माइनस n अल्फ़ा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा। फिर हमें पता है एक रिलेशन की, जो पोलराइजेशन है वो डिपेंड कैसे करता है इलेक्ट्रिक फील्ड पे, वो होता है एप्सिलॉन ससेप्टिबिलिटी एप्सिलॉन नॉट इंटू ससेप्टिबिलिटी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ई। ये जो वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, तो एप्सिलॉन नॉट ससेप्टिबिलिटी इंटू ई इक्वल्स टू 1 माइनस n अल्फ़ा, सॉरी ये ऊपर रहेगा n अल्फ़ा ई अपॉन 1 माइनस n अल्फ़ा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा। इसी वैल्यू को हम रीअरेंज करके जब सॉल्व करके पूरी इक्वेशन निकालते हैं तो जो फाइनल रिलेशनशिप आ जाता है हमारे वो मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ। इसमें हमें एक और चीज़ सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, ये जो ससेप्टिबिलिटी है इसकी जगह ER -1 मीन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट -1 लिख देंगे। तो ये सारा सब कुछ सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो हमारी फाइनल वैल्यू आएगी वो आएगी n अल्फ़ा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू एप्सिलॉन r -1 अपॉन एप्सिलॉन r +2। तो ये हमारा रिलेशन होता है एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ER इसके बीच में। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा,
एन अल्फ़ा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू ER माइनस 1 अपॉन ER प्लस 2। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। तो हमें फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट्स देखनी है, उनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है वो पता करनी है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बोलती है कि मैक्सवेल इक्वेशंस आर नॉन लीनियर। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैक्सवेल्स इक्वेशंस लीनियर होती हैं क्योंकि वो जैसे आप देख सकते हैं जो फर्स्ट इक्वेशन है हमारी, डेल डाइवर्जेंस ऑफ ई इक्वल्स टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सेकंड जो है हमारी b इज इक्वल्स टू 0, तो ये लीनियरली हैं सारी। डेल क्रॉस ई इक्वल्स टू माइनस डेल बी अपॉन डेल टी, ये हमारी फेरेडेज लॉ से आती है। तो ये सारी इक्वेशंस लीनियर है, ये ओनली वन वेरिएबल पे डिपेंड कर रही हैं, और तो ये ऑप्शन सही है इसमें। मैक्सवेल इक्वेशन इंक्लूड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। हाँ, ये मैक्सवेल इक्वेशन में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होती है, क्योंकि हम जो चार्ज डेंसिटी है उसका डाइवर्जेंस देखते हैं, तो वो होता है डेल डॉट जे इज इक्वल्स टू डी रो अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू 0। ये कंटिन्यूटी की इक्वेशन होती है हमारी। तो ये मैक्सवेल इक्वेशन से ही मिलती है हमें, फोर्थ इक्वेशन से देख सकते हैं इसको। मैक्सवेल्स इक्वेशन प्रेडिक्ट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ EM वेव्स। ये तो डेफिनेटली ट्रू ही होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए मैक्सवेल इक्वेशन लिखते हैं हम। मैक्सवेल इक्वेशंस आर नॉट सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। सो इसमें जो मैक्सवेल्स इक्वेशन हैं हमारी वो सिमेट्रिक होती हैं ओवरऑल, लेकिन परफेक्टली सिमेट्रिक नहीं होती। वो जो जैसे हमारा ये सेकंड इक्वेशन है, डेल डाइवर्जेंस ऑफ बी इज इक्वल्स टू 0, ये मोनोपोल्स के लिए ये यही बताता है कि जो मैग्नेटिक मोनोपोल्स हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते। तो ये गॉसियन इक्वेशन है। ये फर्स्ट इक्वेशन तो गॉसियन है, गॉसियन डाइवर्जेंस इक्वेशन है। या गॉसियन जो इक्वेशन है, गॉस डाइवर्जेंस इक्वेशन, वो सिमेट्री को ही बताती है। ये हमारी फेराडेज इक्वेशन है। और जो फोर्थ होती है वो एम्पियर सर्किटल लॉ से हमारी आती है, म्यू नॉट जे। तो ये मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते, मीन्स ये कंप्लीट लूप बनाते हैं, कहीं भी इसका वो नहीं होता टर्मिनेशन पॉइंट, या फिर हम ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो इसमें सिमेट्री नहीं होती, तो ये परफेक्टली सिमेट्रिक नहीं होते। तो ये एक स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गया। तो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे बताना है। तो हमने देखा था कि जो मैक्सवेल्स इक्वेशन है ये सारी लीनियर है, मींस ओनली वन वेरिएबल पे डिपेंड करती हैं। तो इसमें क्या बता रखा है कि नॉन लीनियर होंगी, तो ये हमारा नॉट ट्रू, ये सही नहीं होगा, ये इनकरेक्ट हो जाएगा हमारा इसमें। फर्स्ट ऑप्शन इसमें इनकरेक्ट होगा। आई होप आपको आज के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। और हमने ये डेरिवेशन इसलिए किया ताकि कुछ बच्चे होते हैं मतलब कि वो डायरेक्ट फॉर्मूला से रिमेंबर करके देख सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत अगर आपको डेरिवेशन पता हो कि हम क्यों निकाल रहे हैं इस फॉर्मूले को, इस रिलेशन को, ऐसे रिलेशंस को, जैसे हमने इसके लिए क्लासियस मेथोड के लिए किया, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ये डाइलेक्ट्रिक के लिए डेरिवेशन किया। सो आई होप आपको आज के सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।